तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स एनालिसिस, सदिश विश्लेषण। इंटरमीडिएट फिजिक्स का एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसकी जरूरत आपको पूरे 2 साल तक इंटरमीडिएट में पड़ेगी फिजिक्स में। ये केवल एक चैप्टर के लिए नहीं है। फिजिक्स आप जब तक पढ़ोगे उसमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। इंटरमीडिएट के बाद में भी बात कर रहे हैं, आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करो या फिर बीएससी में भी जाकर के फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें वेक्टर विश्लेषण की बहुत ज़रूरत पड़ती है। वेक्टर का नॉलेज बढ़िया से होना चाहिए। इतना ही नहीं, 12th में अगर आप जब जाओगे तो मैथमेटिक्स के अंदर भी वेक्टर है, और अगर फिजिक्स में आप वेक्टर का बढ़िया नॉलेज लेकर के जब जाते हैं 12th में तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है काम। तो ये वेक्टर क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है हम लोगों के लिए, आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते जाइए। आपको हर सवाल के जवाब मिलते जाएंगे, हर चीज आपके लिए आसान होती चली जाएगी। सबसे पहले ये वेक्टर होता क्या है। भौतिक राशियों को 2 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है, अदिश राशियां, सदिश राशियां। स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है तथा वो योग के सदिश नियमों का पालन करते हैं, उन राशियों को सदिश राशियां कहते हैं। डिफिनीशन अभी लिखा रहे हैं, लेकिन पहले आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। फिजिक्स कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, आप इसका कॉन्सेप्ट बनाइए। क्यों कुछ राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत पड़ती है और कुछ राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे आप मार्केट में जा रहे हो, आप 5 किलो आम खरीद ले रहे हो, मैंगो खरीद ले रहे हो, बोलते हो 5 किलो मैंगो दो, 5 किलो आम दे दो हमको, तो वहां डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। वो नहीं पूछेगा कि किस दिशा में 5 किलो, वो 5 किलो दे देगा आपको। आप कहीं जा रहे हो घर से बाहर, तो घर वाले पूछते आप कितनी देर में आओगे, तो आप बोल दोगे 2 घंटा में। वहां डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, आपको खाली मान बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है, परिमाण बताना है कि 2 घंटा। आपकी कोई लंबाई पूछे, आप बोल दोगे 5 फुट, 5.5 फुट, 6 फीट जो हुई है। वहां दिशा की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी भी राशियां हैं जहां परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है और डिसबैलेंस होकर के इधर गिरने वाला है, या व्यक्ति को छोड़िए, कोई सामान ही है, ठीक है, वो बैलेंस उसका खत्म होकर के वो इस साइड में गिरने की स्थिति में है, ठीक है, यहां नीचे गिरने की स्थिति में, यहां पे खाई है, ठीक है। अब इसको बचाने के लिए कोई कहेगा बल लगाओ। मान लीजिए कहता है F न्यूटन का बल लगाना है इसको बचाने के लिए। कितना? F न्यूटन का बल। या मान लीजिए 50 न्यूटन का बल है, मान लीजिए, कोई भी मान आप मान ले सकते हैं। 50 न्यूटन का बल ज्यादा ठीक से समझ में आएगा। ये इधर गिरने वाला है। अब इसको बचाने के लिए 50 न्यूटन का बल लगाना है। आपने किसी को भेज दिया कि जाओ इसके ऊपर 50 न्यूटन का बल लगा करके इसको बचा लो, ये गिरने वाला, इधर ये खाई में गिरने वाला है। अब ये जो चीज है, पेड़ हो, पौधा हो, व्यक्ति हो, ये इधर गिरने के लिए लटक गया है, गिरने वाला है। इसको बचाने के लिए 50 न्यूटन का बल लगाना है। अब कोई पर्सन गया, 50 न्यूटन का बल उसको इधर लगा दिया, तो बच जाएगा। वो जो थोड़ा बहुत उम्मीद थी बचने की वो भी खत्म, वो तो चला जाएगा, वो तो खुद ही एकदम
क्रिटिकल पोजीशन में था कि अब बचे कि गए, तब तक तो वो गया, धक्का मार दिया 50 न्यूटन, वो गिर गया। किसकी गलती है? जो धक्का लगाने गया था उसके पास कोई आइडिया नहीं था, वो बस आपके आदेश का पालन किया है। आपने कहा 50 न्यूटन का बल लगाओ, आपने उसको ये नहीं बताया कि 50 न्यूटन का बल किधर लगाना है। यहां डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। उसको बताना था कि 50 न्यूटन का बल उसको पीछे की तरफ लगाओ, आगे की तरफ लगा दोगे तो गिर ही जाएगा। और उसको 50 न्यूटन का बल वो पीछे न लगा करके वो आगे लगा दिया। मान लीजिए उसके पास कॉमन सेंस नहीं है, जो गया है बल लगाने, तो किधर भी लगा सकता है। तो अगर इधर लगा देगा तब तो गिर गया ना। तो बल एक ऐसी राशि है जहां केवल परिमाण से काम नहीं चलेगी। हमारे बताने का मतलब यही है। खाली परिमाण बता दोगे कि जाओ 50 न्यूटन का बल लगा करके बचा लो, तो दिशा नहीं बताओगे, तो ये अधूरा हो गया। बल एक ऐसी राशि है, एक ऐसी भौतिक राशि है जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ऐसी राशियों को हम लोग सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। और भी ऐसी बहुत सारी राशियां हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आपका फ्रेंड, जो बेस्ट फ्रेंड है, उसका घर कहाँ कितना दूर है, आप घर पे बैठे हो, आपके पापा या मम्मी पूछ रहे हैं कि बताओ तुम्हारे इस फ्रेंड का घर कितना दूर है, आप बोल दोगे 2 किलोमीटर। अगर वो पूछते हैं कि तुम्हारे फ्रेंड का घर कहाँ है, कहाँ स्थित है, तो अब खाली 2 किलोमीटर बताने से काम नहीं चलेगा। पहली बार उन्होंने पूछा कि तुम्हारा घर, तुम्हारे फ्रेंड का घर कितना दूर है, तो आपने बस मैग्नीट्यूड बता दिया, परिमाण बता दिया, मान बता दिया कि 2 किलोमीटर, काम चल गया। जब उन्होंने ये पूछा कि बताओ तुम्हारे फ्रेंड का घर कहाँ स्थित है, तो अब आपको केवल 2 किलोमीटर बताने से काम नहीं चलेगा। आपको यह भी बताना होगा कि डायरेक्शन किधर है। 2 किलोमीटर दूर तो है, लेकिन वो किधर है यह भी बताना पड़ेगा। तो ऐसी उसको स्थिति कहेंगे। तो जब वो पूछेगा कि कहाँ स्थित है घर, अगर आपसे पूछा जाता है तो वो सदिश राशि है। अगर ये पूछा जाता है बताओ कितनी दूर है घर, तो अदिश राशि हो गया। दूरी अदिश राशि हो गया, और स्थिति सदिश राशि हो गई। अगर स्थिति पूछा जाता है तो उसी तरह से बल सदिश राशि है, द्रव्यमान और समय अदिश राशि है। अब जैसे तूफान आ रहा है, तूफान आता है तो उसका वेग कहा जाता, वेग अगर उसमें वेग की जरूरत है, परिमाण के साथ साथ दिशा का भी महत्व होता है। क्या स्पीड है, क्या उसका मैग्नीट्यूड है, कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है, और डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है कि किस दिशा में आ रहा है। तभी तो हमको पता चलेगा ना कि अफेक्टेड एरिया किस एरिया को हिट करेगा, वो किस जगह को टारगेट करेगा जो तूफान आ रहा है, कहाँ नुकसान पहुंचा सकता है। अगर खाली हमको परिमाण मालूम हो और डायरेक्शन नहीं मालूम हो तो फिर हम लोग सही सही अनुमान नहीं लगा पाएंगे ना, क्यों कहाँ जाएगा इतनी देर में। जैसे आप यहाँ हो, तूफान ऐसे जा रहा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तूफान 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उस डायरेक्शन में जा रहा है, आप तो इधर खड़े हो, तो आपको तो प्रभावित करेगा नहीं। आप 1000 किलोमीटर प्रति घंटा का तूफान हो, चाहे 2000 किसी वेलोसिटी से जाए, किसी उसका स्पीड कुछ भी हो, उसका मान कुछ भी हो, आप डरोगे नहीं जब आपकी ओर नहीं आएगा। तो जब डायरेक्शन आपकी ओर होगा तब आपके लिए खतरा होगी, तो हमारे तरफ ही आ रहा है, हमारे कंट्री को ही अटैक करने वाला है। तो वहां पे परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता है। कुल मिलाकर के हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों कुछ भौतिक राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा को भी बताना जरूरी होता है। दिशा नहीं बताएंगे तो गड़बड़ी हो सकती है। तो अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जबकि सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो दो प्रकार की
अदिश राशियां, सदिश राशियां। स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में एक तीसरी राशि भी होती है जो अपना घर बना लेती है, प्रदिश राशियां, टेंसर क्वांटिटीज। लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, आप बस अदिश और सदिश राशि पे ही कंसंट्रेट करना है आपको। टेंसर यानी कि प्रदिश राशियां, इनके बारे में आपको चिंता नहीं करनी है। ये भी एक होती है जिसको आप ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ोगे। अब हम बताने जा रहे हैं अदिश राशियां का डिफिनीशन। तो अदिश राशियों का डिफाइन करने जा रहे हैं। अदिश राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण मैग्नीट्यूड इसको बोलते हैं, होती है, दिशा की नहीं। क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। और वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। अब सदिश राशियां बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, तथा जो योग के सदिश नियमों का पालन करती हैं, तथा जो योग का सदिश नियम अभी बताया जाएगा आपको, घबराएंगे नहीं। योग के सदिश नियमों का पालन करती हैं, क्या कहलाएंगी? सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है ना। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियों के उदाहरण में हो गया दूरी, द्रव्यमान, चाल, घनत्व, वैद्युत विभव, गुरुत्वीय विभव, वैद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स और बहुत सारी चीजें। और सदिश राशियों के उदाहरण में वेग, त्वरण, बल, संवेग, ठीक है ना, इस तरह से, और बलागुण, कोणीय संवेग, और तो बहुत सारी राशियां हैं, कोणीय त्वरण। तो उदाहरण तो और दिए जाएंगे। और कुछ राशियां ऐसी भी होती हैं जो कभी अदिश आप पढ़ रहेंगे, कभी सदिश। ऐसी राशियों को प्रदिश के कैटेगरी में कहते हैं, यानी कभी दिशा की आवश्यकता होती है उनमें। तो उन राशियों को, जैसे हमने कहा ना, तीसरी कैटेगरी भी है जिसको अभी आप लोग को चर्चा नहीं करनी है। लेकिन केवल दिशा की आवश्यकता हो जाने से ही कोई राशि सदिश नहीं हो जाती, वो सदिश योग के नियमों का पालन भी करना चाहिए। सदिश योग और अदिश योग क्या होता है? जैसे 3 और 4 हमेशा साथ हो रहे हैं तो वो अदिश योग हो रहा है, और सदिश योग में 3 और 4 हमेशा साथ नहीं होंगे। क्या होंगे वो बताया जाएगा। तो हम लोग को तो मेन सदिश राशियों को पढ़ना है,
सदिश राशियां मुख्य को भी दो भागों में बांटा गया है, ध्रुवीय सदिश और अक्षीय सदिश, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। तो ध्रुवीय सदिश क्या होते हैं, बस डिफिनेशन अभी जान लीजिए, फिर डिटेल में सब पढ़ते रहेंगे। वे सदिश जो एक निश्चित बिंदु से आरंभ होते हैं अथवा एक निश्चित बिंदु की ओर कार्य करते हैं, ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। वे सदिश जो एक निश्चित बिंदु से आरंभ होते हैं अथवा एक निश्चित बिंदु की ओर कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। ठीक है, लिख देते हैं, ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, उदाहरण में वेग, बल, विस्थापन और इस तरह से और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं। और अक्षीय सदिश या एक्सियल वेक्टर वे सदिश जो घूर्णन को व्यक्त करती हैं, वे सदिश जो घूर्णन को व्यक्त करती हैं तथा जो घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती हैं, उन्हें अक्षीय सदिश कहते हैं। वे सदिश जो घूर्णन को व्यक्त करती हैं, घूर्णन यानी पढ़ेंगे आप, घूर्णन आपके कोर्स में है, घूर्णन को व्यक्त करती हैं, रोटेशन घूर्णन को व्यक्त करती हैं, तथा जो घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती हैं, घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अक्षीय सदिश कहते हैं। जैसे कोणीय वेग, कोणीय संवेग, बल आघूर्ण, ठीक है ना, नाम आप नोट कर लीजिएगा, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, बल आघूर्ण इत्यादि। अब जो अक्षीय सदिश होती हैं, इसकी दिशा दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से ज्ञात करते हैं। फिर जब पढ़ेंगे डिटेल में घूर्णन वगैरह तो उसको समझेंगे, बस इतना जान लीजिए, घूर्णन अक्षीय सदिश की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से। क्या है दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, जैसे आप पेचकस लेकर के आप उसको घुमाइए, ठीक है, तो अगर आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो पेंच का नोक किधर जाता है, अंदर की ओर, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो पेंच का नोक किधर जाता है, ऊपर की ओर। तो अगर आप क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई के अनुदिश, क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, क्लॉकवाइज घूर्णन होता है और ये घूर्णन अक्ष होता है इसके, तो अक्षीय सदिश की दिशा क्या होगी, नीचे की ओर। अक्षीय सदिश की दिशा क्या हो जाएगी, ये अक्षीय सदिश हो गया, नीचे की ओर। और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, पेंच को जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, पेचकस को हाथ में लेकर के, इसको दक्षिणावर्ती पेंच का नियम यही होता है, तो पेंच का नोक किधर जाता है, ऊपर की ओर ना, तो अक्षीय सदिश किधर होगा, अक्ष के अनुदिश ऊपर की ओर, घूर्णन अक्ष के अनुदिश ऊपर की ओर।
और जब घूर्णन पढ़ेंगे तो उस समय क्लियर होगा। बस अभी आप जान लीजिए कि सदिश को भी दो भागों में बांटा गया है, ध्रुवीय सदिश, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। ये अब सदिश के क्लासिफिकेशन जो होता है, वर्गीकरण जो होता है, उसको बताने से पहले सदिश का निरूपण, सदिश का निरूपण कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग, तीर लगा करके। अगर कोई भौतिक राशि अगर ए सदिश है तो इसको तीर लगा देंगे। तीर लगा देंगे इसका क्या मतलब होगा, इसमें दो रिक्वायरमेंट होगी, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत है। आपको दो चीज़ बताना है यहाँ, परिमाण भी और दिशा भी। कहीं कहीं बोल्ड लेटर से भी लिख देते हैं इसको खूब गाढ़ा करके, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है, इससे तो आपका टाइम भी लगेगा। तो ये तीर लगा करके लिखने का तरीका ठीक है। ग्राफी निरूपण में जो तीर होता है उसकी लंबाई उसके सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है और तीर उसकी दिशा को व्यक्त करती है। इसको हेड कहते हैं, इसको टेल, इसको शीर्ष, इसको पूंछ। पूंछ मतलब समझ रहे हैं ना, तो इसको शीर्ष, इसको पूंछ कहते हैं। तो ये इसकी लंबाई जो ग्राफी निरूपण होता है, ध्यान दें, रिप्रेजेंटेशन जो होता है, नोटेशन जो होता है, तीर लगाकर किया जाता है सदिश राशियों का, लेकिन जो ग्राफी निरूपण होता है उसमें जब एरो लगाते हैं तो उस तीर की लंबाई उस सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है और तीर उसकी दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है। तो अगर किसी सदिश को, कोई सदिश राशि है तो आप समझ जाएंगे कि इसमें आपको दो चीज चाहिए, एक परिमाण और दूसरी दिशा। यहां दो रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो अगर तीर लगा है तो इसमें आपको क्या बताना होगा, परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताना है। जैसे बल F है, अगर सदिश उसके ऊपर तीर लगा है तो इसका परिमाण जैसे मान लीजिए 5 न्यूटन है, तो दिशा बताना पड़ेगा, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, ई फॉर ईस्ट है। यहाँ पे 4 डायरेक्शन होता है ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये तो मालूम होगा। तो इसकी दिशा पूरब की ओर है। ये बल F है 10 न्यूटन, N है मतलब उत्तर की ओर है। कोई बल है F1, F2, F3 कर दे रहे हैं, 8 न्यूटन, दिशा साउथ की ओर। तो ये इसका परिमाण हो गया और ये इसकी दिशा हो गई। जब भी सदिश राशि होता है तो परिमाण के साथ साथ उसमें दिशा भी बतानी बहुत ही जरूरी होती है। और अगर कोई सदिश राशि बदल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सदिश राशि में परिवर्तन केवल परिमाण बदलने से ही नहीं होती है, दिशा बदल जाने से भी होती है। इसी में बच्चे गलती कर जाते हैं, क्योंकि बचपन से बच्चे बस परिमाण पे ही ध्यान देते हैं, दिशा पे तो ध्यान देते नहीं। पूछा जाता है कि एक बल 5 न्यूटन है पूरब दिशा में, आधा घंटा बाद वो बल 5 न्यूटन ही है लेकिन उसकी दिशा उत्तर हो गई, तो बताओ आधा घंटा में बल परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ? बच्चे कहते कहां बदला, 5 न्यूटन का तो 5 ही न्यूटन है। तो ज्यादातर बच्चे कह देते हैं नो चेंज, लेकिन चेंज तो हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि बल एक सदिश राशि है, परिमाण नहीं बदला है। परिमाण कितना है? 5 न्यूटन पूरब की ओर। और F2 कितना हमने बोला है? 5 न्यूटन साउथ बोला है, जो मान लीजिए साउथ बोल दिए, अब उस समय जो बोले हों। तो पूछा जाता है बताओ बल बदला कि नहीं बदला? बच्चे कहते नहीं, नो चेंज, बट चेंज हुआ है, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, परिमाण नहीं बदला, दिशा तो बदला। तो दिशा बदलने से भी बदल गया। F1 F2 अब सेम नहीं है, परिमाण सेम है दोनों का, लेकिन दोनों बल सेम नहीं है, दोनों सदिश सेम नहीं है, क्योंकि दोनों की दिशा अलग अलग है। अगर यह कहा जाएगा कि F1 5 न्यूटन पूरब की ओर है और F2 8 न्यूटन पूरब की ओर है, बदला कि नहीं बदला? तो इसको सब लोग कहेंगे बदला। भाई 5 से 8 हुआ है तो दिख रहा है, दिशा नहीं बदला है। लेकिन परिमाण बदला तो फट से कह देंगे बदला, लेकिन दिशा बदलने से कई बच्चे चूक जाते हैं, गलती कर जाते हैं। ध्यान से इस दिमाग में इस बात को नोट कर लीजिए, सदिश राशि परिमाण बदलने से भी बदलता है, दिशा बदलने से भी बदलता है।
और अगर दोनों बदल जाए, परिमाण भी बदल जाए और दिशा भी बदल जाए, तो बदलेगा कि नहीं? तो सदिश राशि में परिवर्तन होगी कि नहीं? तब तो बिल्कुल होगी भाई। परिमाण भी बदल रहा है, एक तो जब बदल जाने से बदल रहा है, खाली परिमाण बदल जाने से भी बदल रहा है और खाली दिशा बदलने से भी बदल रहा है, और दोनों में परिवर्तन हो रहा है, तो भी परिवर्तन होगा। तो सदिश राशि कहने का मतलब यह होता है या तो परिमाण बदल दीजिए तो भी बदल जाएगा, खाली दिशा बदल दीजिए तो भी बदल जाएगा, परिमाण दिशा दोनों बदल करके भी आप सदिश राशि में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी सदिश राशि में परिवर्तन के 3 तरीके हैं, जबकि अदिश राशि में कई तरीका है। परिमाण बदलेगा तो बदलेगा, ठीक है। 10 किलो था कोई चीज़, 10 किलो आपने आटा लाया खरीद के, 1 किलो खा गया कोई, तो परिमाण बदल गया, 9 किलो हो गया। कोई ला के 1 किलो डाल दिया उसमें और, तो 11 किलो हो गया, फिर परिमाण बदला। वहाँ दिशा से नहीं मतलब है, 10 किलो का बैग उठा करके यहाँ से वहाँ रख दिया, ठीक है ना, एक जगह से दूसरा जगह, डायरेक्शन चेंज होने से वहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ अदिश राशि है, उसमें केवल परिमाण बदलेगा तभी परिवर्तन होगा। और सदिश राशि परिमाण बदलने से भी बदलता है, दिशा बदलने से भी बदलता है। एक और उदाहरण आपको हम पूछते हैं, आप देखें समझ पा रहे हैं कि जैसे एक व्यक्ति जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और ये चौराहे पे आकर के वो घूम गया है, उसकी चाल अभी भी कितना है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पे आकर के जब घूमा है, थोड़ी देर तक, जितने देर में घूमा है, चेंज हुआ है डायरेक्शन, 2 सेकंड में मान लीजिए चेंज हुआ है, तो इस 2 सेकंड के दौरान उसका चाल बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि चाल अदिश राशि है, वो दिशा से बदलने से नहीं दिशा बदल रहा है, लेकिन चाल कहा जा रहा है, चाल में कोई परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? तो चाल में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वेग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? यस, वेग में परिवर्तन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वेग सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। इन बातों का ध्यान रखेंगे। अगर ए से बी के दौरान अगर पूछेगा 2 सेकंड में ए से बी पे चला गया, तो चाल बदल रहा है कि नहीं? तो नो चेंज इन स्पीड, स्पीड में, चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वेलोसिटी बदल रहा है कि नहीं? वेग बदल रहा है कि नहीं? तो बदल रहा है। क्यों? क्योंकि वेग सदिश राशि है, परिमाण तो नहीं बदला, लेकिन दिशा बदल गई ना। तो जैसे ही दिशा बदलेगी, वेग बदल गया, चाल वही है। तूफान आ रहा है 500 किलोमीटर प्रति घंटा से 200 किलोमीटर प्रति घंटा, जिस चाल से आ रहा हो, अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो स्पीड नहीं बदला, 200 का 200 ही है, डायरेक्शन चेंज हो गया तो, लेकिन वेग बदल गया। वेग सदिश राशि है, चाल अदिश राशि है। चाल कब बदलेगी? जैसे 200 किलोमीटर प्रति घंटा से 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, 5 से 4 हो गया। चाल केवल परिमाण बदलेगा तभी परिवर्तन होगा, जबकि वेग परिमाण बदलने से भी बदलता है, दिशा बदलने से भी बदलता है। अब धीरे धीरे आगे आगे आप समझते रहेंगे अगर ध्यान देंगे तो। क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का वर्गीकरण बता दें, वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में बताएंगे। इक्वल वेक्टर, सम सदिश। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? बहुत इजी है। अगर 2 सदिश जिनके परिमाण भी बराबर हो और दिशा भी बराबर हो, सम सदिश या इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। जैसे F1 5 न्यूटन है, F2 5 न्यूटन है, क्या दोनों सम सदिश हैं? अभी कह नहीं सकते, क्योंकि दिशा के बारे में नहीं बताया गया। अब अगर इसका दिशा पूरब है, इसका भी दिशा पूरब है, यह सम सदिश है। क्यों? क्योंकि दोनों का परिमाण भी बराबर है और दोनों का दिशा भी बराबर है। तो नोट कर लीजिएगा, अब हम लिख नहीं रहे हैं, लिखने में टाइम लग रहा है। 2 सदिश राशियां जिनके परिमाण भी बराबर हो और दिशा भी बराबर हो, क्या कहलाएंगी? सम सदिश या इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगी। दूसरा, प्रति सदिश, एंटी वेक्टर या अपोजिट वेक्टर। प्रति, ठीक है, अपोजिट नाम सुन के लिख लेंगे।
दो सदिश राशि अगर परिमाण में बराबर हो और दिशा में विपरीत हो, F1 बराबर 5 न्यूटन, F2 बराबर 5 न्यूटन, दोनों का परिमाण बराबर हो गया और दिशा इसकी हो गई पूरब और इसकी हो गई पश्चिम। पूर्व और पश्चिम विपरीत दिशा होते हैं ना, 180 अंश का बीच का कोण होता है ना, तो इनको हम लोग कहेंगे प्रतिसदिश या एंटी वेक्टर कहेंगे। दो सदिश राशियां जिनके परिमाण समान हो और दिशा विपरीत हो क्या कहलाते हैं? एंटी वेक्टर या प्रतिसदिश कहलाते हैं। अच्छा, बच्चे गलती क्या करते हैं? वो लिख देते हैं दो सदिश राशियां जिनके परिमाण समान हो लेकिन दिशा समान न हो। ये गलत हो जाएगा, ये प्रतिसदिश का डिफिनीशन नहीं है। दो सदिश राशियां जिनके परिमाण समान हो परंतु लिख देते हैं दिशा समान नहीं हो, ये गलत हो जाएगा। आपको यह लिखना होगा कि दिशा विपरीत हो। दिशा समान नहीं तो इसके भी नहीं है, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ का भी। ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, क्या ये विपरीत सदिश कहलाएंगे? नहीं, दोनों का परिमाण बराबर है और दिशा बराबर नहीं है, समान नहीं है, तो क्या ये विपरीत सदिश कहलाएंगे? ये नहीं कहलाएंगे। विपरीत सदिश कब कहलाएंगे? जब जैसे ये है, देखिए दोनों सेम है ना लंबाई, इसकी दिशा इधर है, इसकी, ये एंटी वेक्टर कहलाएंगे। ये देखिए दोनों का परिमाण सेम है लेकिन दिशा सेम नहीं है, इनको हम लोग ना तो एंटी वेक्टर कहेंगे ना इक्वल वेक्टर कहेंगे। इक्वल वेक्टर कब होगा? जब परिमाण भी समान हो, दिशा भी समान हो। ये एंटी वेक्टर हो गया। ठीक है, कैसे भी कर दीजिए, परिमाण समान है और दिशा, इसका ढक्कन उधर जा रहा है, इसका ढक्कन इधर, एकदम अपोजिट है ना, तो इसको प्रतिसदिश कहेंगे। तो इनका ध्यान रखिएगा, इक्वल वेक्टर एंड अपोजिट वेक्टर। अब समदिश सदिश, नाम से अर्थ निकल रहा है समदिश, दो सदिश राशियां जिनकी दिशा बस समान हो। अब यहां परिमाण के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा, ठीक है ना। दो सदिश राशियां जैसे F1 5 न्यूटन पूरब, F2 3 न्यूटन पूरब, क्या कहलाएगा? समदिश कहलाएगा ना। दो सदिश राशियां जिनकी दिशा समान हो क्या कहलाती हैं? समदिश सदिश। अब प्रतिदिश सदिश, प्रतिदिश खाली डायरेक्शन के बताना है यहां पे। दो सदिश राशियां जिनकी दिशा विपरीत हो, फिर ये नहीं लिखेंगे जिनकी दिशा समान नहीं हो, ये गलत हो जाता है। दो सदिश राशियां जिनकी दिशा विपरीत हो प्रतिदिश सदिश कहलाते हैं। तो नाम से अर्थ निकल रहा है ना। क्या क्या आपने सीखा? समसदिश, प्रतिसदिश, समदिश सदिश, प्रतिदिश सदिश, ठीक है। अब शून्य सदिश, नल वेक्टर या जीरो सदिश, जीरो वेक्टर, शून्य, जानते हैं ना। इसका डिफिनीशन बहुत ही आसान है। वह सदिश राशि जिसका परिमाण शून्य हो शून्य सदिश कहलाती है। अब इसमें दिशा की कोई जरूरत ही नहीं है, दिशा जो आप मान लो आपके ऊपर है, क्योंकि जिसका परिमाण ही शून्य है उसमें दिशा का कोई मतलब ही नहीं। अगर तूफान आ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड 0 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उस तूफान से कौन डरने वाला है? तो तूफान थोड़े हो गया। अब ये नहीं पूछेंगे बताओ किधर आ रहा है भाई तूफान, हमारे घर तो ठीक रहेगा ना। 0 किलोमीटर प्रति घंटा से वेग से तूफान आ रहा है, ये तूफान थोड़े है। अगर कह दे कि आ रहा है तुम्हारे तरफ 0 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से, तो आप डर के भागोगे नहीं घर छोड़ के। 0 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब एक हवा का पत्ता भी नहीं हिलेगा। उस हवा से एक पत्ता भी जब नहीं हिलता है, एकदम कुछ नहीं हिलना, तो आपका घर, झोपड़ी और छत थोड़े उड़ेंगे। डायरेक्शन उसका कुछ भी हो, आपके घर की तरफ हो चाहे आपके दुश्मन के घर की तरफ हो, आप कोई परेशान नहीं होंगे, न खुश होंगे। तो कहने का मतलब शून्य सदिश है, तो उसमें वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो उसको शून्य सदिश कहते हैं। और इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर या मात्रक सदिश, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वह सदिश जिसका परिमाण 1 हो उसको इकाई सदिश कहते हैं। वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो शून्य सदिश कहते हैं, और वह सदिश जिसका परिमाण 1 हो उसे इकाई सदिश कहते हैं। लेकिन इकाई सदिश की दिशा होती है
भाई परिमाण एक है ना, तो एक है तो उसका तो दिशा कुछ न कुछ होना है, उसके दिशा का तो महत्व है। तो आप कुल मिला अभी बता रहे हैं इकाई सदिश, लेकिन फिर से सम सदिश वे सदिश राशियां जिनके परिमाण भी समान हो, दिशा भी समान हो। एंटी वेक्टर या प्रति सदिश जिनके परिमाण समान हो, दिशा विपरीत हो। समदिश सदिश दो सदिश राशियां अगर एक ही दिशा में हो, परिमाण के बारे में नहीं कहा जा रहा है, बस दिशा है, अगर दिशा समान हो तो उनको समदिश सदिश कहेंगे। दो सदिश राशियों की दिशा विपरीत हो, प्रतिदिश सदिश कहेंगे। अगर किसी सदिश का परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहेंगे, यहाँ दिशा से कोई मतलब नहीं। और यदि किसी सदिश का परिमाण एक हो तो उसे इकाई सदिश कहते हैं। अब बस इकाई सदिश के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर डिटेल में अगले वीडियो में बताया जाएगा क्या होता है। जैसे वेक्टर एफ का मान है 5 न्यूटन, दिशा पूरब की ओर। अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें, अगर आपसे पूछें कि 2f का परिमाण बताओ और दिशा बताओ, तो मालूम है क्या होगा, 2 का गुणा इसके परिमाण में होगा। इसका परिमाण हो जाएगा 10 न्यूटन और दिशा पूरब का पूरब ही रहेगा। 2 का गुणा किस में हुआ, परिमाण में होता है, दिशा में गुणा नहीं होता। अच्छा आप बताइए 3f का परिमाण कितना होगा, 15 न्यूटन, दिशा पूरब ही रहेगा। 4f का परिमाण, 4 वेक्टर एफ का परिमाण 20 न्यूटन, दिशा पूरब की ओर। -6f का परिमाण 30 न्यूटन, दिशा पश्चिम की ओर। यहाँ तो दिशा बदल नहीं रही थी, यहाँ क्यों बदल गई, निगेटिव से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दिशा पलट जाती है, तब बदलती है, बदलती नहीं बल्कि पलट जाती है। मतलब पूरब है तो पश्चिम, उत्तर है तो दक्षिण, और ऊपर है तो नीचे। दिशा पलटने का मतलब एकदम उलट जाए, इधर मुंह के 36 का आंकड़ा जिसको कहते हैं, इधर तो एकदम अपोजिट। लेकिन मान लीजिए माइनस तो है। अब बताइए f/2 का मान कितना होगा, वेक्टर f/2 तो 2.5 न्यूटन, दिशा पूरब ही रहेगा। f/3 क्या होगा, 5/3 न्यूटन, दिशा पूरब ही। f/5 1 न्यूटन, दिशा पूरब। ध्यान दीजिएगा इस फैक्ट को, जैसे ही किसी सदिश में उसके परिमाण से भाग दे दिया, उसका परिमाण कितना हो गया, 1 न्यूटन, यानी वो इकाई सदिश में बदल गया। तो अगर कोई सदिश को हम लोग वेक्टर ए से प्रकट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो वेक्टर ए का जो परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड या मान, उसको हम लोग किससे प्रकट करते हैं, ऐसे वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए, या खाली तीर लगा बिना तीर का ऐसे लिख देते हैं। वेक्टर ए के परिमाण को कैसे लिखेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए या ओनली ऐसे। ये थोड़ा बड़ा लगता है, बड़ा होता है लिखने में, लेकिन ये ज़्यादा बढ़िया होता है। इसको क्या पढ़ते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और ये भी वही है, वेक्टर ए का परिमाण ही है, इसमें बस तीर हटा दीजिए। ये दोनों एक ही चीज़ है, आपको जो आसान लगे लिख दीजिए। आसान तो यही लगेगा, लेकिन बढ़िया ये होगा। वेक्टर बी का परिमाण क्या होगा, आप बताइए। वेक्टर बी आप लिखे हुए। वेक्टर सी का परिमाण, वेक्टर सी। और अभी अभी हमने बताया है कि अगर किसी सदिश में उसके परिमाण से भाग दे दिया जाए तो वो इकाई सदिश बन जाता है। जैसे एफ का मान अगर 5 न्यूटन था, तो f/5 क्या हो गया, 1 न्यूटन हो गया ना, इकाई सदिश बन गया। अगर वेक्टर एफ का मान 7 न्यूटन है पूरब की ओर, पूरब या पश्चिमी ले लीजिए, तो f/7 क्या होगा, वेक्टर f/7 1 न्यूटन हो जाएगा ना, यानी इकाई सदिश। जैसे किसी सदिश का परिमाण 1 हो गया, वह इकाई सदिश में बदल गया। इकाई सदिश को कैप लगा के लिखते हैं, टोपी। अगर किसी वेक्टर को टोपी पहना दिया, मतलब इसका आप परिमाण मत पूछिए, खाली दिशा पूछिए। क्यों, परिमाण तो इसका 1 है। कोई भी इकाई सदिश उसका परिमाण कितना होता है, 1। दिशा जो बी कैप का परिमाण कितना होगा, 1। दिशा आप पूछ सकते हो।
सी कैप है तो इसका परिमाण आप पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि इसका परिमाण कितना होगा? 1 होगा। अब दिशा क्या होगा इसका? जो वेक्टर ए की दिशा होगी। वेक्टर ए का परिमाण क्या होगा? ए कैप का परिमाण क्या होगा? 1 होगा। और दिशा जो भी वेक्टर ए की है, जो वेक्टर ए की है, बी कैप का परिमाण क्या होगा? 1 ही होगा। दिशा जो वेक्टर बी की है। सी कैप का परिमाण क्या होगा? 1 ही होगा। और दिशा जो वेक्टर सी की है। क्योंकि टोपी पहन लिया है कोई सदिश राशि, तीर हटा करके टोपी लगा लिया, मतलब उसका परिमाण 1 है। या आप अलग से पहचान जाओ, इसके लिए ये सदिश राशि है, लेकिन इसको तीर लगाने के बजाय टोपी पहना देते हैं ताकि आप पता चल जाए आपको कि इसका परिमाण 1 है। ठीक ना? ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। टोपी पहना हुआ सदिश, उसका परिमाण 1 है। ए कैप, ए कैप इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये उसका सूत्र होता है। क्योंकि हमने क्या निकाला है कि यदि किसी सदिश राशि में उसके परिमाण से भाग दे देते हैं तो वह सदिश क्या हो जाता है? इकाई सदिश हो जाता है। दिशा वही रहेगी जो वेक्टर ए की। ए कैप की दिशा क्या होगी? जो वेक्टर ए की। बी कैप की दिशा जो वेक्टर बी की। जैसे वेक्टर एफ अपान 5 अभी किया हमने, तो इसका परिमाण 1 हो गया है। और दिशा क्या होगा? पूरब ही रहा है, क्योंकि वेक्टर एफ की दिशा क्या थी? पूरब ही थी। अगर वेक्टर एफ की दिशा पश्चिम होती तो पश्चिम ही रहेगी अब बाई 5 की दिशा। भाग देने से दिशा तो बदलेगी नहीं, तो इसीलिए हम लिख रहे हैं वेक्टर। अच्छा, वेक्टर बी कैप क्या हो जाएगा आप बताइए? फार्मूला उसका, वेक्टर बी में उसके परिमाण का भाग दे देंगे। दिशा इसकी क्या होगी? वही होगी जो वेक्टर बी की। सी कैप का क्या फार्मूला होगा? वेक्टर सी में उसके परिमाण से भाग दे दीजिए। सी कैप की दिशा क्या होगी? वही जो वेक्टर सी की। और लेंगे डी कैप का क्या फार्मूला होगा? वेक्टर डी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर डी। दिशा वही जो वेक्टर डी की। और कोई लेना चाहते हो आप? पी कैप, पी कैप का क्या फार्मूला होगा? वेक्टर पी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। पी दिशा वही जो वेक्टर पी की। दिशा नहीं चेंज होगी, जो वेक्टर पी की दिशा होगी वही पी कैप की दिशा होगी। जो ए वेक्टर ए की दिशा होगी वही ए कैप की दिशा होगी। बस परिमाण इसका 1, इसका परिमाण 1, इसका टोपी पहना है तो उसका परिमाण 1 ही होगा। तो इकाई सदिश का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है वेक्टर में। यदि किसी सदिश का परिमाण 1 है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर। आज का वीडियो हम यही बंद करते हैं, लेकिन एक चीज आपको बता दें, 3 ऐसे सदिश राशियां हैं जिनमें आप परिमाण भी तो नहीं पूछेंगे। 3 इकाई सदिश हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। परिमाण पूछेंगे, टोपी पहना है तो इसका परिमाण 1, इसका परिमाण 1, इसका परिमाण 1। इसकी दिशा होती है एक्स अक्ष के अनुदिश, इसकी दिशा होती है वाई अक्ष के अनुदिश, इसकी दिशा होती है जेड अक्ष के अनुदिश। 3 अक्ष होते हैं ना, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और तीसरा अक्ष कहाँ गया? ये रहा जेड अक्ष। 3 अक्ष है ना। तो एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश होता है आई कैप, वाई अक्ष के अनुदिश जे कैप, जेड अक्ष के अनुदिश के कैप, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसका परिमाण 1, दिशा एक्स अक्ष, परिमाण 1, टोपी पहना है, दिशा वाई अक्ष, परिमाण 1, दिशा जेड अक्ष। ये 3 ऐसी सदिश राशियां हैं जिसमें न परिमाण कोई पूछता है न दिशा, अपने से जान जाते हैं। ठीक है, तो इतना आप वीडियो को ध्यान से देखते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ों को बताएंगे। थैंक यू।